फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, खुश होंगे। आप सबको ईद की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ने आज ईद को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप सभी बहुत खुश भी होंगे। और आज मैं आपके लिए ईद के मौके पर हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते होंगे। अगर आपको फ्रेंड्स मेरे कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज का मोटिवेशन है, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, भरोसा मुझे खुद पर यूं ही नहीं, तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। फ्रेंड्स, ये मोटिवेशन है और उम्मीद करती हूँ इस तरह का मोटिवेशन जब आपको मिलता है तो आपके अंदर एक जोश, एक उम्मीद भर जाती होगी जो अपनी मंजिल को पाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। फ्रेंड्स, मोटिवेशन मुझे लगता है पढ़ाई से पहले, कुछ भी अच्छा करने से पहले अगर हमें मोटिवेशन मिल जाए तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंक और एनर्जी पूर्ण रूप से बॉडी में भर जाती है और उस एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो वो काम सफल अवश्य होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और आप उनसे लाभ उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें, तो आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊं आप उन्हें नोट करते रहें। तो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, काहेरी नलिनी तू कम है लानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इसमें पूछा है हमसे पंक्ति के रचनाकार कौन है। हमसे रचनाकार पूछे हैं। फर्स्ट है जायसी, सेकंड कबीर, थर्ड है रैदास, फोर्थ है दादू। कौन होगा इसका हमारा आंसर? इसका आंसर होगा कबीरदास। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एक दोहा है जिसमें कवि ने कहा है, अरे कमलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तेरे ही नानी सरोवर पानी। तेरे नाल या नाली यानी कि नाली जो जिसकी कमल का फूल की जो डंडी होती है उसको कहा है, तेरी नाली में तो तालाब का जल विद्यमान है और फिर भी तू क्यों मुरझाई हुई है। ये कारण पूछा है कमल से, कमलिनी से। तो इसका आंसर होगा कबीरदास। हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप है। हमसे करपट का तद्भव रूप पूछा है। फर्स्ट है कपट, सेकंड है कपूर, थर्ड है कारपेट और फोर्थ है कपड़ा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा करपट का होगा हमारा कपड़ा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। हमसे शुद्ध पूछा है कि कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। फर्स्ट है बरात बसंत, सेकंड है बरात वसंत, थर्ड है बारात बसंत, फोर्थ है बारात या वसंत। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, हम बारात को लिखते हैं। आपने कई बार शादी के कार्ड पे भी देखा होगा, उस पर लिखा रहता है बारात, उस पर ऐसा लिखा होता है बारात। और बसंत, बसंत ऋतु आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बसंत ऋतु, तो ऐसे लिखते हैं हम बसंत को। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, बारात और बसंत। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वर है। हमसे पूछा है अर्ध स्वर।
अर्ध स्वर कौन से स्वर होते हैं? मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि अर्ध स्वर वे होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण हम अपनी जीवा से जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, उच्चारण जीवा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, किंतु इतनी ऊपर नहीं उठ पाती जिससे वायु मार्ग हमारा अवरुद्ध हो जाए। इसमें स्वर और जो हमारे व्यंजन हम बोल रहे हैं उनके बीच की जो स्थिति बनती है, स्वर और व्यंजन के जो बीच की स्थिति बनती है उसको हम कहते हैं अर्ध स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे या और वाह। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। हमसे मुहावरे का सही अर्थ पूछा है। फर्स्ट है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, सेकंड होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, थर्ड है अपराधी की पहचान हो जाना, फोर्थ है अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। इसका क्या होगा आप लोग बताओ, क्या होगा इसका? इसका होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। कई बार इसकी जगह ये भी आ जाता है, अपराधी का शंकाग्रस्त की जगह इसका ये भी आ जाता है अपराधी का अपने मुख बोल पड़ना, या फिर ये भी हो सकता है दोषी का किसी तरह से अपना दोष प्रकट करना। ये 2-3 तरह से आ सकता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ये तीनों ही बता रही हूँ। दोषी का किसी तरह से अपना दोष प्रकट करना या फिर अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एक बार कही बात को दोहराते रहना। कोई बात हम कह रहे हैं उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमसे पूछा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। फर्स्ट है आगार, सेकंड है पराकथन, थर्ड है पृष्ठपेषण और फोर्थ होगा हमारा प्रस्तावना। हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा पृष्ठपेषण। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द पूछा है किस संवर्ग में है, ये पूछा है हमसे। संज्ञा, सर्वनाम, थर्ड है विशेषण, फोर्थ है क्रिया। बुद्धि शब्द जो है ये क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, उसकी हमें क्या बता रहा है? बुद्धिहीन। उससे हमें बुद्धिहीन सबसे हमें पता क्या चल रहा है? ये बच्चे की विशेषता है, ये बच्चे का गुण है, वो बुद्धिहीन है। या कई बार हम ये भी कह सकते हैं बुद्धिमान या बुद्धिहीन। इन दोनों ही शब्द ये ऐसे हैं कि ये दूसरे की विशेषता को बता रहे हैं। और जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी की विशेषता का बोध हो या पता चलता हो उसमें हमें कौन सा सर्ववर्ग होता है? उसमें होता है थर्ड विशेषण। हमारा इसमें आंसर होगा थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? फर्स्ट अपादान, सेकंड अधिकरण, थर्ड संबंध, फोर्थ है संप्रदान। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? कई बार मैंने आपको पहले भी बताया है, गंगा हिमालय से गंगा निकलती है और ऐसे ही यह है यहाँ से छत से ईंट गिरी। गंगा जो है हिमालय से निकल रही, वो अपने स्थान से अलग हो रही। वैसे ही छत से ईंट गिरी, जो ईंट है वो छत से गिर के अलग हो रही है। तो यहाँ पर और गंगा में दोनों में कौन सा कारक होता है? वो होता है अपादान कारक। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। या फिर हम संकेत है ये कर्ता ने कर्म को यहाँ पे से आया है तो हम से देखकर भी अपादान कारक पर लगा सकते हैं।
तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर्मी का संधि विच्छेद है। फर्स्ट महत प्लस उर्मी, सेकंड महा प्लस उर्मी, थर्ड है महा प्लस उर्मी, या फोर्थ है महत अलम प्लस मर्मी। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा महा प्लस उर्मी। इसका हमारा आंसर होगा महा प्लस उर्मी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब फ्रेंड्स ए आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ी या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, शब्द आते हैं तो एक क्रम से क्या बन जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई नहीं, ए औ और अर, ये शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा महा प्लस उर्मी में क्या है? यहाँ पर तो हो रहा है महा, यहाँ आ रहा है आ, यहाँ हो रहा है आ प्लस बड़ाऊ। इसका क्या बन जाएगा? इसका हो जाएगा महोर्मी। यहाँ हो जाएगा इसका बड़ा ओ से ओखली, ओ, ये हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। इसमें हमसे पूछा है विपरीत। फर्स्ट है विशिष्ट, सेकंड है अशिष्ट, थर्ड है अपुष्टि, फोर्थ है व्यष्टि। तो हमारा समष्टि का विपरीत शब्द क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा व्यष्टि। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है फ्रेंड्स? फर्स्ट है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, सेकंड आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, थर्ड है दूसरों की बातों को समझ पाना, फोर्थ है अपने मन की बात कह पाना। अगर हम भाषा को सीख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है, और उसका क्या उद्देश्य होगा? हमारा प्रत्येक स्थिति में हम भाषा का प्रयोग कर पाएँ, ऐसा हमारा उद्देश्य होगा। तो इसमें हमारा जो उद्देश्य होगा वो होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ये तो नहीं होगा। हमसे पूछा है उद्देश्य। आदेश और निर्देश, भाषा जब हम सीख जाएंगे तो आदेश निर्देश तो हम दे सकते हैं और सुन भी लेंगे, पर ये इसका उद्देश्य तो नहीं है। ये तो एक आम तौर पर जो हम बात करते हैं उसका हो गया। हम किसी के आदेश ले भी रहे हैं और किसी को आदेश दे भी रहे हैं। दूसरों की बातों को समझना, जब हम भाषा सीख रहे हैं तो दूसरों की भाषा को हम सुन रहे, बातों को समझ भी रहे, लेकिन हम अपनी बातों को उनके सामने रख ना पाए, तो ये भी उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। अपने मन की बात कह पाना, हाँ, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी मन की बात हर कोई सुनने के लिए तैयार हो, तो ये भी भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। तो हमारा जो सटीक आंसर होगा वो होगा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है?
फर्स्ट है सरल वाक्य, सेकंड है आज्ञार्थक वाक्य, थर्ड है मिश्र वाक्य, फोर्थ है संयुक्त वाक्य। हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। कौन सा नहीं होता? वो होता है आज्ञार्थक वाक्य। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है सरल, सेकंड है मिश्र और थर्ड है संयुक्त। जो नहीं होता वो है आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा के तंदुल का अर्थ है, फर्स्ट गरीबी में जीना, सेकंड गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, थर्ड है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, फोर्थ है बढ़ चढ़ कर बातें करना। तो हमसे पूछा है सुदामा के तंतुल का अर्थ, तो इसमें हमारा क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। इसका हमारा जो आंसर होगा, इसका सटीक आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ है फ्रेंड्स 14, खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है। कई बार हम कहते हैं खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। सेकंड, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। थर्ड, साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। फोर्थ है बिना काम के दौलत चाहना। फ्रेंड्स, ये एक मुहावरा है, इसका क्या आंसर होगा? कई बार हम अपने आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे परिवार वाले होते हैं या कोई भी जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनके साथ हम अक्सर मुहावरों में कुछ बातें कर लेते हैं। तो खरी मजदूरी चोखा काम, इसका अर्थ क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप इसका अर्थ क्या समझते हैं? अगर आपको ये मुहावरा अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके इसका अर्थ जो आपके इस फिलहाल मन में आ रहा है आप वो मुझे ज़रूर बताएं। इसका अर्थ होगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। इसका होगा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। फर्स्ट, अनुकरण विधि, सेकंड, आगमन निगमन विधि, थर्ड, भाषा प्रयोगशाला विधि, फोर्थ, ये सभी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ लिखवाई थी। उनमें अनुकरण विधि भी थी, सेकंड आगमन निगम विधि भी थी और भाषा प्रयोगशाला विधि भी थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ये सभी, क्योंकि ये सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। ए, छात्र को घर पर व्यस्त रखना, बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सी, सुलेख की योग्यता का विकास करना, डी, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। हम बच्चे को जब गृह कार्य हम देंगे तो हमारा क्या उद्देश्य होगा? हमारा उद्देश्य होगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करे ताकि बच्चा अपने पाठ को दोहराने। हम इसलिए तो कार्य नहीं देंगे कि बच्चा अपने काम में व्यस्त रहे, हम इसलिए देंगे जो हमने स्कूल में उसे पढ़ाया है वो दोबारा से उसे रिपीट करे ताकि वो उसे अच्छे से याद रख सके, काफ़ी टाइम तक वो उसके माइंड में रहे। बच्चा कई बार ऐसा होता है खेल खेल में रहता है और बच्चे के माइंड से अगर हमने स्कूल में कराया घर के लिए उसे नहीं दिया तो बच्चा भूल भी जाता है। तो हम उसे याद रखने के लिए उसे गृह कार्य देते हैं ताकि बच्चा अधिक से अधिक अपने कार्य को करे और उन्हें याद रखे।
तो इसका हमारा इसमें जो सटीक आंसर होगा वो होगा बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के उपागम हैं। फर्स्ट, पाठ संसर्ग उपागम। सेकंड, रचना शिक्षण उपागम। थर्ड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हमारे जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। भाषा शिक्षण के उपागम दोनों होते हैं, दो उपागम होते हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। रचना शिक्षण में मौखिक और लिखित आते हैं, मौखिक और लिखित ये दोनों रचना शिक्षण के उपागम हैं। और पाठ्य संसर्ग उपागम क्या होता है? पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ाते समय यथासंभव भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना पाठ्य संसर्ग उपागम कहलाता है। और रचना शिक्षण उपागम में हमारे दो तरह की होती हैं। रचना शिक्षण उपागम किसे कहते हैं? इसके दो प्रकार तो होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन रचना शिक्षण उपागम किसे कहते हैं? वो होता है अर्जित ज्ञान, जो ज्ञान हमारे पास है उसका प्रयोग या अभ्यास करना उपागम, वो कहलाता है रचना शिक्षण उपागम। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। मौखिक में मौखिक रचना होती है हमारी वार्तालाप करना, वर्णन करना, भाषण, संवाद या वाद विवाद, ये सब बातें हैं मौखिक में। लिखित में हमारी आती है व्याख्यासार, जैसे पत्र लिखना, निबंध, कहानी या कॉपी करना, ये सब बातें हमारी लिखित रचनाओं में। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए आप क्या करेंगे? आप भी कल भावी अध्यापक बनेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि छात्रों के कुछ शब्द आपको देने हैं, उनके बच्चों को कुछ सिखाना है कि आप इनके शब्दों में वृद्धि करो, तो आप बच्चों को शब्दों में वृद्धि करने के लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश का उपयोग करेंगे या छात्रों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे आप, या शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त सभी? आप क्या करेंगे? इसका होगा आंसर फोर्थ। हम जो करेंगे वो होंगे फोर्थ। हम ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। हम बच्चे को शब्दकोश का भी उपयोग कराएंगे, छात्रों में अब स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाएंगे, छात्रों में वे अपनी इच्छा से जो करें उसके लिए भी हम उन्हें उत्साहित करेंगे। बच्चा जब उत्साहित होता है तो वो अधिक से अधिक सीखता है। और शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग भी करेंगे। हम जब शिक्षक हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को कुछ अच्छे नए शब्द बताएं, जिससे बच्चे उन्हें सीखें, अपने शब्दों में वृद्धि करें। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। हमारा इसका आंसर होगा कौन सा होगा? ए 5, सी 7, बी 2, डी 3। इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2।
कौन कौन सी होती हैं? दो। एक होती है प्रयोग विधि, एक है प्रयोग, प्रयोग विधि। दूसरी है सहसंबंध विधि। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर? इसका हमारा आंसर होगा कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। हमारा इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। इसका हमारा आंसर होगा सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों होगा? जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है वहाँ इच्छावाचक शब्द कहलाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। ए धार्मिक पुस्तकें अधिक, बी छोटा भाई, सी मेरा भाई प्रशांत और डी है पढ़ता है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। ए धार्मिक पुस्तकें अधिक, बी है छोटा भाई, सी है मेरा भाई प्रशांत और डी है पढ़ता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये एक शब्द हो गया, मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये हो गया इसमें यहाँ पर मेरा छोटा भाई प्रशांत क्या कर रहा वो? धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इसमें हमसे पूछा है विधेय का विस्तार है, तो इसमें जो विधेय का विस्तार होगा वो होगा धार्मिक पुस्तकें अधिक, क्योंकि इसमें विधेय का विस्तार पूछा है और विधेय का विस्तार इसमें हो रहा है धार्मिक पुस्तकें अधिक। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, धार्मिक पुस्तकें अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो घंटी के बटन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप मुझसे फेसबुक लिंक पर भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वे आपको क्लियर हो जाते होंगे। अगर आपको कोई क्लियर नहीं होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था मैथ का, उसमें मुझे कमेंट आया है कि आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन आपने कराया, उसका उन्होंने मुझे फॉर्मूला भी बताया कि आप इस मेथड इसको फॉर्मूले से आप इसे इजीली कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है उस क्वेश्चन को करने के वैसे तो 3 मेथड हैं, सबसे छोटा वही है जो आपने मेरे पास कमेंट में मुझे दिया मैं फॉर्मूला। लेकिन जो फॉर्मूले हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, मैथ वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो ट्रिक से सब कुछ कर लेते हैं क्लियर। लेकिन जो आर्ट के बच्चे होते हैं उनको मैथ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैंने जो क्वेश्चन किया था ये सोच के किया था कि जो बच्चे आर्ट के हैं, जो स्टूडेंट आर्ट से हैं, उन्हें मैथ ईजिली समझ में आए।
और जो फॉर्मूले हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ब्याज के, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये याद सबको ही होता है। और इसी को यूज़ कर मैंने क्वेश्चन को इजी करके क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की थी। आगे से अगर ऐसी बात है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में ही बताऊंगी। अपने जितने भी आगे मैं मैथ के क्वेश्चन डालूंगी शॉर्ट वीडियो में, मैं कोशिश करूंगी कि आपको शॉर्ट ही ट्रिक्स में क्वेश्चन कराऊं, ना कि